अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। एक बार फिर से मिडिल ईस्ट की तमाम बड़ी खबरें लेकर आपके सामने हाजिर हूं। आप लोग जानते हैं, आज दोपहर की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ईरान और इजराइल के बीच में हालात लगातार बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान हाई अलर्ट पर है। ईरान की जो परमाणु साइट है उसको एयर डिफेंस सिस्टम के थ्रू हाई अलर्ट पर रखा गया है। अब उसके आगे की अपडेट यह है कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, ईरान और रशिया के बीच में लगातार बातचीत चल रही है और रशिया के द्वारा ईरान से ये कहा जा रहा है कि अमेरिका ने तुम्हारे ऊपर जो पाबंदियां लगाई हैं उन पाबंदियों से निपटने में हम तुम्हारी मदद करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि अमेरिका आखिर किसी देश के ऊपर जो पाबंदी लगाता है वो किस तरह से लगाता है। आपने अक्सर सुना होगा कि ये खबरें बहुत ज्यादा आती हैं कि अमेरिका ने फला देश पर सैंक्शन लगा दिए, फला जगह पर सैंक्शन लगा दिए। तो ये सैंक्शन लगते किस तरह से? अब मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण देकर समझाता हूं। मिसाल के तौर पर ईरान ही ले लीजिए। इस समय ईरान को अमेरिका के द्वारा ये कहा गया है कि तुम भैया परमाणु बम नहीं बनाओगे, परमाणु साइट पर कोई काम नहीं करोगे, और अगर हमारे मना करने के बावजूद भी तुम परमाणु बम बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हो तो हम तुम्हारे ऊपर पाबंदियां लगा देंगे। अब पाबंदियां किस तरह की लगा देंगे ये जरा सुन लीजिए। आप लोग जानते हैं कि अमेरिका दुनिया की बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। अधिकतर दुनिया के जो छोटे छोटे देश हो चाहे बड़े देश हो, वो अमेरिका के साथ जुड़कर रहना पसंद करते हैं। अब जब अमेरिका ने ये कहा कि भैया ईरान को कोई भी साजो सामान नहीं देगा, खाने पीने का या फिर बारूद या फिर तेल, एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर कुछ भी समझ लीजिए कि अमेरिका ने किसी भी सामान के लिए मना किया कि ईरान को कोई भी देश ये सामान नहीं देगा। अब ईरान को उस चीज की जरूरत है। अब ईरान या तो उस चीज के बिना अपना काम चलाए या फिर ईरान को अगर वो चीज चाहिए तो फिर वो अमेरिका की बात को मानेगा ताकि अमेरिका उसके ऊपर से वो सैंक्शन हटाए और दूसरे देश से वो चीज ईरान में दाखिल हो सके। इसको कहते हैं कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर या किसी भी देश के ऊपर पाबंदियां लगा दी। तो आज का जो माहौल है उसमें ईरान के ऊपर जो गुड्स को लेकर बहुत सारी पाबंदियां लगाई गई हैं, उसका काउंटर करने के लिए, उस समस्या से निकालने के लिए रशिया का डेलीगेशन इस समय ईरान के अंदर मौजूद है और रशिया बता रहा है कि हम तुम्हें हर वो चीज की सप्लाई देंगे जिस चीज को अमेरिका ने तुम्हारे अंदर पहुंचने से रोकने की कोशिश की है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच में फोन पर लगातार बातचीत चल रही है और इन दोनों ही की तरफ से जो विदेश मंत्री हैं वो इस समय ईरान की राजधानी तेहरान में मीटिंग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं ताकि ईरान का जो परमाणु प्रोग्राम है वो जल्द से जल्द पूरा हो सके। जी हाँ दोस्तों, आने वाले कुछ दिनों के अंदर ईरान का परमाणु प्रोग्राम पूरा कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद यानी ईरान के पास परमाणु बम आ जाएगा। एक तरह से बहुत बार ये बताया गया है कि ईरान के पास परमाणु बम पहले से है, लेकिन ऑफिशियल तौर पर परमाणु बम का ऐलान परमाणु बम की टेस्टिंग करने के बाद ईरान कर सकता है, अगर उसका परमाणु बम का जो प्रोग्राम है वो पूरा हो सके तो। अब ईरान के पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय चाइना, उत्तर कोरिया और रशिया के अलावा, लिहाजा इन्हीं देशों के टच में है, लगातार बातचीत चल रही है और ईरान को जिस जिस चीज की जरूरत पड़ रही है उन चीजों की सप्लाई चाइना, उत्तर कोरिया और रशिया ईरान को कर रहे हैं। अब आने वाले चंद दिनों के अंदर आपको ये जानने को मिलेगा कि ईरान ने परमाणु बम बना लिया है। अगर इस बीच अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान की परमाणु साइट को निशाना नहीं बनाया गया, और अगर निशाना बनाया गया तो ये जो प्रोग्राम है ये एक जंग का रूप ले लेगा। दोनों साइडों से लगातार हमले होंगे और नतीजा वही निकलेगा जो अब तक निकलता चला आ रहा है। अब दोस्तों, इसी के साथ एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, ये रशिया से आई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से बयान आया है कि रूस के अंदर रहने वाले सभी मुस्लिम लोग रूस का हिस्सा हैं, ऐसे ही हिस्सा हैं जैसे कि ईसाई और बाकी धर्मों के लोग हैं। आपको बता दूं कि रशिया की तरफ बार बार उंगली उठती चली आई है कि रशिया मुसलमानों को लेकर कुछ सख्त फैसले लेता है। तो बीते एक साल के अंदर रशिया के अंदर मुसलमानों को लेकर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई गई है जो अब से पहले देखने को नहीं मिली थी। एक महीना पहले खबर आई थी कि रशिया के अंदर बुरखे पर पाबंदी लगा दी गई है क्योंकि उस समय रशिया में एक बम विस्फोट हुआ था, हमला हुआ था जो ISIS के आतंकियों के द्वारा कराया गया था। लिहाजा बुरखे का सहारा लेकर, अबाया का सहारा लेकर वो वहां से चले जाते। इस वजह से रूस के अंदर अबाये पे और बुरखे पर मतलब पाबंदी लगाई गई थी।
आज के दिन की अगर मैं बात करूं तो रशिया के अंदर खुले तौर पर आजादी है सभी लोगों को अबाया पहनने की, बुर्का पहनने की, और रशिया के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जैसे हम अपने देश के अंदर नारा देते हैं, इसी तरह की बात रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा कही गई है। अब दोस्तों इसी के साथ एक और अहम खबर आपको बता दूं कि यूनाइटेड नेशन के अंदर एक प्रस्ताव रखा गया था यूरोपियन यूनियन के द्वारा। यूरोपियन यूनियन के प्रस्ताव को अमेरिका ने वीटो करके गिरा दिया है। सुनने में आपको बात अटपटी लग रही होगी कि आखिर यूरोप के अगेंस्ट अमेरिका कैसे जा सकता है। दरअसल पूरा मामला यह है कि यूरोपियन यूनियन ने रशिया के खिलाफ एक प्रस्ताव रखा था, जिस प्रस्ताव को यह कहा गया है कि एंटी रशिया रेजोल्यूशन था। वो यूएन के अंदर यूरोपियन यूनियन के देश उसके पक्ष में वोट कर रहे थे। जब अमेरिका का नंबर आया तो अमेरिका ने इसके विपक्ष में वोट किया, वीटो किया और इस रेजोल्यूशन को गिरा दिया। यूनाइटेड नेशन के अंदर यूरोपियन यूनियन का प्रस्ताव गिरने के बाद साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि अमेरिका सीधे तौर पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के संपर्क में है। ये कैसा संभव हो सकता है जो इतने सालों का कोलिएशन, इतने सालों का संगठन, नाटो में आप लोग जानते हैं अमेरिका भी है और यूरोप के देश भी हैं, तो उनका एक संगठन होने के बावजूद अमेरिका ने जो काम किया है वो ऐसा प्रतीत होता है कि रशिया के पक्ष में जाकर किया है। अब देखने से तो ऐसा ही लगता है, लेकिन अमेरिका का, इसके पीछे अमेरिका की क्या रणनीति है, किस तरह से वो यूक्रेन के अंदर युद्ध विराम कराना चाहता है, ये तो वही जाने। फिलहाल आज यूनाइटेड नेशन के अंदर जो कार्रवाई हुई है उसको लेकर दुनिया भर के अंदर बहुत नाराजगी दिखाई दे रही है। यूरोप के कई सारे देशों में नाराजगी भरे बयान आ रहे हैं। अब इसी के साथ साथ आपको फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक की एक खबर बता देता हूं। 23 साल में 23 साल में पहली बार इजराइल ने फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के हिस्से में टैंक भेजे हैं, और इन टैंकों के जाने से, इन तोपों के जाने से 40,000 से ज्यादा लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के हिस्से में। इस बात को मैं नहीं कह रहा हूं, इस बात को कह रही है ईरान की न्यूज एजेंसी इरना। या साइड में आप मेरे देखिए, इन्होंने साफ तौर पर कहा है इजराइल सेंड टैंक टू वेस्ट बैंक फॉर फर्स्ट टाइम इन 23 ईयर्स एज 40,000 डिस्प्लेस्ड, यानी कि 40,000 लोग अपने घरों को छोड़कर वहां से जा चुके हैं इजरायली टैंकों के जाने के बाद। ये वही इजराइल है जिससे गाजा और इजराइल के बीच में सीज फायर यानी शांति के समझौते पर मोहर लगी है। उसके बाद अगर गाजा में शांति बहाल होती है तो वेस्ट बैंक के हिस्से में जंग शुरू हो जाती है। आखिर किस तरह की शांति है? फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के हिस्से में महमूद अब्बास की सरकार रहती है, लिहाजा महमूद अब्बास की सरकार को, अमेरिका को यहां पर बुलाना होगा। महमूद अब्बास यूनाइटेड नेशन के अंदर जाकर इस बात को वहां पर उसको उठाना होगा, तब जाकर वेस्ट बैंक के हिस्से में इजराइल पर कोई पाबंदी लगाई जा सकती है। लेकिन आज के ताज़ा हालात आपको बता रहा हूं कि वेस्ट बैंक के अंदर 23 साल में पहली बार इजराइल के टैंक और तोपें घुसी हैं, जिसके कारण लोग घर से बेघर हो चुके हैं। तो दोस्तों फिलहाल ये आज के कुछ चंद अपडेट थे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन जरूर सेलेक्ट करें। बाकी इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपने भाई को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।